आरसीबी वर्सेस जीटी। आरसीबी की टीम तो फाइनल में पहुंच गई, लेकिन इस मैच ने जीटी को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, लेयर बाय लेयर, हर डिपार्टमेंट में, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे प्लानिंग हो, और डीप में जाएं। अगर बल्लेबाजी में बात करें, मिडिल ऑर्डर कमज़ोर था, ये तो हर कोई बात कर रहा था, लेकिन दूसरी चीज़ जो ये 250 रन का टोटल है, वो जीटी की टीम में दम नहीं है चेज डाउन करने का। तो इसीलिए आप देखिए कि एक तो आउट भी हुए, वो भी एक रीज़न है, और अगर ये खेल भी जाते हैं ना, तब भी इनसे 250 नहीं बनने थे। फिर गेंदबाजी में जहाँ पर बात हो रही थी कि इनके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, पावर प्ले में सबसे पहले तुड़ाई हुई, पावर प्ले में इनके खिलाफ रन गए, मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा शांति रही, एक तरह से कह सकते हैं आप, लेकिन लास्ट में जाके डेथ ओवर्स में, जो बात मैं शुरू में भी कह रहा था कि डेथ बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जीटी की टीम की, और 31 गेंदों में 100 रन बनाए रजत पाटीदार ने। लास्ट के अगर 5 ओवर की बात करो आप, तो लास्ट के 5 ओवर में आपने 100 रन बनवा दिए। तो जिस तरह की इनकी डेथ बॉलिंग थी, उसको भी कंप्लीटली एक्सपोज करके दिखा दिया। फील्डिंग वील्डिंग तो आपने देखी होगी, जिस तरह से जीटी की टीम ने वो चौके छोड़े, कैचेज छोड़े, ये पहले भी हुआ था और यहाँ पर भी हुआ, और बड़े मैच में जब होता है तो फिर आपको वो नंगा करके रख देता है, और वही हाल हुआ जीटी की टीम का। 92 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा। वन बाय वन बात करते हैं, पहले आरसीबी की बल्लेबाजी से शुरुआत करते हैं, जहां पर आरसीबी की टीम एक अच्छी प्लानिंग के साथ आई थी। देखो, जीटी की टीम ने शुरू में हर टीम को बांध के रखा हुआ था, और टीमें अब क्या था कि पता था कि इनके पास क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग जो है वो अच्छी है, थोड़ा सा कॉशियस स्टार्ट कर रही थी। लेकिन आरसीबी ने वही फॉर्मूला अपनाया जो इनके खिलाफ केकेआर की टीम ने अपनाया था, कि आओ शुरू में तोड़ो, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो, अगर विकेट ज़्यादा नहीं गिरेंगे तो फिर ये टीम मिडिल ओवर्स में जाके, डेथ ओवर्स में जाके बिखर सकती है, गेंदबाजी इनकी बिखर सकती है। और वो शुरुआत की वेंकटेश अय्यर ने, आके पहली गेंद से उन्होंने शॉट्स खेलने शुरू किए। भले ही वो 19 रन की पारी थी, बट वो 19 रन की पारी इंटेंट बता रही थी आरसीबी की, कि अगर हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है तो हम इस तरह से खेलेंगे, इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा देंगे कि जिसको जीटी की टीम चेज डाउन ना कर पाए। और दूसरी चीज़ कि अगर जीटी की गेंदबाजी को पेनिट्रेट करना है आपको, तो आपको शुरू से अटैक करना पड़ेगा। अगर आप उनके खिलाफ डिफेंसिव मोड में गए तो वो ज़्यादा आसानी से टेस्ट मैच लेंथ हिट कर पाएंगे, और आपके लिए खेलना आसान नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह उन्होंने शॉट खेले, उसने एक फाउंडेशन सेट की, ज़्यादा रन नहीं थे, फिर विराट कोहली ने भी उसको कंटिन्यू किया। विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अगर पहला ओवर आप छोड़ दें, जिस तरह से कागिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पर कुछ गेंदें ज़रूर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको खेलने में, लेकिन बाद में विराट कोहली ने भी अपने शॉट्स खेले, एंड देन देवदत्त पाडिक्कल ने भी आके, मतलब ये पूरे टीम का प्लान था। इट वॉज नॉट अबाउट कि एक प्लेयर इस तरह से खेलेगा, ये था कि अगर विकेट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं तो फिर हम फुट ऑन द पैडल जो है वो रखेंगे, और पावर प्ले में 70-72 रन अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको एक अपर हैंड रहता है। स्पेशली इस तरह का जब गेम होता है, हाई प्रेशर गेम होता है, तो वहाँ पर वही चीज़ आरसीबी की टीम ने करके दिखाई। लेकिन उसके बाद जो रजत पाटीदार ने पारी खेली है भाई साहब, बहुत ही कमाल की पारी थी। मेरे को एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद 100 बन सकता है, और वो सिंगल उन्होंने नहीं लिया होता ना, जब उन्होंने स्ट्राइक दी जितेश शर्मा को, आई थिंक 3rd या 4th बॉल थी, वो सिंगल की जगह अगर डबल में कन्वर्ट करने का ट्राई किया होता और लास्ट बॉल पे उनके पास चांस होता, तो वो शायद अपनी सेंचुरी भी बना सकते थे। और जितनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी, वो सेंचुरी डिजर्व भी करते थे। एक सेंचुरी ऑलरेडी उनके नाम है, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने बनाई थी आईपीएल नॉकआउट में। तो रजत पाटीदार ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली वो कितने स्मार्ट हैं, क्योंकि जो अप्रोच रही ना, वो सब चीज़ें तो आप उनकी लीडरशिप को देंगे कि उनकी वजह से ही इस टीम में आई हैं। और पिछला सीज़न हो, ये सीज़न हो, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पिछली बार जब आरसीबी की टीम ने ट्रॉफी जीती तो शायद आरसीबी के लिए फ्लूक था। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा जो आरसीबी की अप्रोच में चेंज हुआ, कि टीम ओरिएंटेड टीम बनी। पहले इंडिविजुअल ओरिएंटेड टीम हुआ करती थी कि आप 2-4 प्लेयर पर डिपेंडेंट हैं, बल्लेबाजी आपकी अच्छी है, गेंदबाजी का पता नहीं, तो उस तरह से टीम चलती थी। अभी आप देखिए, हर एस्पेक्ट आपको इस टीम का जो है वो आपको अच्छा नज़र आएगा। और फिर उनकी खुद की बल्लेबाजी यार, उन्होंने एक शॉट बैकफुट से कवर के ऊपर जो छक्का मारा था,
उसको देख के तो विराट कोहली भी बस यही कह रहे थे कि यार क्या शॉट है। मतलब हर कोई था, विराट कोहली नहीं, कोई भी देख रहा था कमेंट्री बॉक्स में या जो भी। और जिस तरह से उन्होंने चौके छक्के कल के दिन पर लगाए, मतलब जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो सडनली 2 विकेट गिर गए, क्योंकि एक तरफ से विराट कोहली आउट हुए, फिर देवदत्त पाडिक्कल भी आउट हो गए, और तब उनकी जो पार्टनरशिप बनती है कृणाल पांड्या के साथ, तो वो ऐसी पार्टनरशिप थी जहां पर शुरू में 1-2 ओवर उन्होंने हाथ हल्का भी रखा। मतलब राशिद खान का ओवर आया तो उन्होंने सी ऑफ किया, फिर उसके बाद जब होल्डर का ओवर आया और वहाँ से उन्होंने चौके छक्के लगाने शुरू किए, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कृणाल पांड्या ने भी अच्छी पारी खेली कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्ट्रैटेजिकली उनको ऊपर भेजा गया था क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन शायद वो मेंटेन करना चाहते थे। राशिद खान गेंदबाजी भी कर रहे थे, तो वो एक फैक्टर ज़रूर रहा। उन्होंने भी अपना काम किया और राशिद खान को उन्होंने शॉट्स भी लगाए जिसको करने के लिए उनको भेजा गया था। तो ऑल इन ऑल जो मूव चला आरसीबी की टीम ने, वो उनके लिए पूरी तरह से सही साबित हुआ। टिम डेविड के रन जरूर नहीं बने, बट जितेश शर्मा ने आई थिंक अगर मैच बहुत क्लोज जाता तो जिस तरह से वो चौका छक्का लगा दिया, तो उससे उनके भी नंबर्स जो है वो ओवरऑल अच्छे दिखने लग गए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीटी की गेंदबाजी की बात करो तो कोई भी गेंदबाज ऐसा आपको दिखा नहीं जो थोड़ा बहुत भी मुश्किल पैदा कर रहा था, सिवाय जेसन होल्डर के। जेसन होल्डर ने ज़रूर विकेट भी निकाले और गेंदबाजी इकोनॉमिकल भी आप एक तरह से कह सकते हैं। बाकी क्या कगिसो रबाडा, क्या मोहम्मद सिराज, क्या प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खजरोलिया को भी इन्होंने यहाँ पे सीधा इस मैच में खिला लिया, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आया। सरप्राइजिंग भी था। राशिद खान ठीक गेंदबाजी की, बट लास्ट में जाके उनको कृणाल पांड्या और रजत पाटीदार ने जिस तरह से चौके छक्के लगा दिए, तो फिर वो भी एक्सपेंसिव हो गए। मतलब जो जीटी की टीम गेंदबाजी को अपनी स्ट्रेंथ बताती थी, आरसीबी ने उसी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया। और फिर जब 250 रन का टोटल बोर्ड पे लग जाता है ना, तो भाई साहब चेज तो नहीं होता बड़े मैच में। आप कितनी भी बात कर लीजिए, क्लोज जा सकते हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बट चेज डाउन करना जो है वो आपके पास 1% का चांस मैं कह सकता हूँ कि 99% मैच जो है वो आरसीबी ने मिड इनिंग में ही जीत लिया था। और उसके बाद जिस तरह से साई सुदर्शन का वो हिट विकेट हुआ, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। अच्छा खेल रहे थे, शॉट्स भी उनके लग रहे थे, और अगर जीटी की कोई उम्मीद थी तो वो टॉप 3 ही थे। और टॉप 3 में भी इनको चाहिए था कि अगर जॉस बटलर चले तो थोड़ा लंबा चले, 70, 80, 90 रन बनाए, तब मैच में कुछ हो सकता है। और शुभमन गिल को तो भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से तंग किया, अंदाजा ही नहीं लगने दिया। अभी तक 14 बार दोनों का आमना सामना हुआ है आईपीएल में, जिसमें से 6 बार भुवनेश्वर कुमार जो है वो उनको आउट कर चुके हैं। और भुवी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, आरसीबी की प्लानिंग में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, जो शायद अगर आप देखेंगे जीटी की बॉलिंग में आपको नहीं दिखा, कि आरसीबी ने मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रखा हुआ था, आपके पास थर्डमैन था, स्क्वायर लेग था, और वो भी थर्डमैन को थोड़ा सा वाइड रखा हुआ था, और ये कर रहे थे कि 3 क्वार्टर पे आके हार्ड लेंथ पर आप हिट करिए, और वहाँ से अगर आप शॉट मार सकते हैं तो आप मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से मारिए, जैसे जेसन होल्डर मारने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और बल्लेबाज मारने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ा क्लियर था कि हम किस लेंथ पर आके ऑपरेट करेंगे। और बीच बीच में थोड़ा बहुत सरप्राइज की तरह से स्लोअर वन आ गई या दूसरी डिलीवरीज आ गई। तो आरसीबी की प्लानिंग जो मैं बात कर रहा था, स्ट्रेटजी और उन सब चीज़ों की भी, आपको रजत पाटीदार की कप्तानी की भी, जब रसिक सलाम को लेके आए, हेजलवुड को लेके आए, हर बॉलर आके जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, विकेट निकाल करके दे रहा था। और शुभमन गिल तो पता ही नहीं लग रहा था कल उनको कि भुवनेश्वर कुमार की गेंद किधर से आ रही थी, किधर जा रही थी। और वो भी तो अब पर्पल कैप होल्डर बनी गए हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी के चर्चे जो है वो हर तरफ है, क्योंकि हर गेंदबाज जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। पहले ही ओवर में आके भुवी जो है वो एक बाइड के साथ 2 रन जाते हैं उनके ओवर में, अदरवाइज वो देखो तो 1 रन का पहला ओवर डालते हैं, फिर दूसरे ओवर में पहली बॉल पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। एंड देन फिर बाद में भी देखो आपने, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है। उसके अलावा हेजलवुड भी थोड़ा सा आड़े हाथों लिया था जॉस बटलर ने उनको, लेकिन फिर वो स्लोअर वन उनकी अच्छी काम कर गई। रसिक ने तो अच्छी गेंदबाजी की है, और इन दोनों गेंदबाजों की बात हमने की थी जब प्रीव्यू किया था कि भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम, इन दोनों की गेंदबाजी। अब जैकब डफी को भी तो इन्होंने खिला लिया था ना, जब वेंकटेश अय्यर को ओपन करा दिया, तो वो कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसीलिए ट्राई आउट कर रहे थे पहले कि अगर वेंकटेश अय्यर को ओपन करा दें, क्योंकि बैथल को ओपन कराने का कोई फायदा इनको वैसे भी नहीं हो रहा था, तो वेंकटेश अय्यर को करा दिया तो इनको एक और एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन मिल गया। तो डफी भी मिल गया इनको, हेजलवुड भी मिल गया, भुवी भी हो गया, रसिक भी हो गया, तो 4 फास्ट बॉलर हो गए। फिर उसके बाद रोमारियो सेफर्ड का ऑप्शन भी था, और उसके बाद इनके जो स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस हैं। तो आरसीबी की टीम में ओवरऑल जो है वो बॉलिंग डेप्थ भी बढ़ गई, बैटिंग वैसे की वैसी रही। तो आई थिंक आरसीबी जो है वो ज़्यादा रिफाइंड टीम नज़र आ रही है। आप हर चीज़ में देखिए,
बैटिंग, बॉलिंग, इवन उनकी फील्डिंग भी जीटी से जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बट जीटी का जो मिडिल ऑर्डर है, ये तो हम शुरू से बात कर रहे थे ना कि एक ना एक दिन एक्सपोज होगा और एक ना एक दिन जो है वो इनका क्वालिफायर 1 में ही आ गया, और शायद ये जब दूसरा क्वालिफायर खेलेंगे तो वहाँ पर वो दिन ना आए। अदरवाइज़ अगर फिर से आ गया तो जीटी की टीम पूरा सीज़न अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी फाइनल में नहीं जाएगी। अभी तो आरआर और एसआरएच की टीमें, देखते हैं कौन सी टीम जीत करके आती है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि दूसरा मैच भी जीटी के लिए आसान नहीं होगा। अभी सबको फॉर्मूला मिल गया कि जीटी की टीम की कमज़ोरी क्या है, और कमज़ोरी से ज़्यादा यह है कि जीटी की टीम को या उनकी गेंदबाजी को आप अटैक करो, जो कि केकेआर ने भी दिखाया था और इधर आरसीबी ने भी दिखाया था कि अगर आप अटैक करेंगे और आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप जीटी की गेंदबाजी को भी तहस नहस करके रख सकते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी। और मिडिल ऑर्डर में तो देखो क्या, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, चलो एंड में फिर भी थोड़े बहुत रन बना गए, बाकी सब ये जो है ना वो फॉर्मेलिटी वाले बल्लेबाज ही थे। ऊपर के 3 में से कोई चलता, लंबी पारी खेलता तो कुछ कर सकते थे। अगर नहीं चला ऊपर के 3 में से कोई तो फिर ख़त्म है जीटी की टीम। और उसके अलावा अगर आप जब इस तरह की टीम बनाएंगे ना, 3 प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट टीम बनाएंगे ना, तो आपका जनाजा निकलना ही है। वैसे भी आपको कम से कम 4-5 अच्छे बैट्समैन होने चाहिए, बट आप सिर्फ 3 बैट्समैन पे डिपेंडेंट हैं और नीचे जेसन होल्डर है या कोई भी बैट्समैन यार, जब ऊपर से रन नहीं बनते ना तो फिर टीम स्ट्रगल करती ही करती है। और इस तरह से स्ट्रगल करती है, इतनी बुरी तरह से स्ट्रगल करती है, जो जीटी की टीम 92 रन से इस मैच को हार चुकी है। अब देखते हैं कि अगले मैच में आरआर और एसआरएच में से कौन सी टीम जीत के आती है और जीटी की टीम अगले मैच में कुछ कर सकती है। अच्छी बात यही है जीटी के लिए कि उनके पास सेकंड चांस है, कम से कम जो है वो टॉप 2 में फिनिश करने का फ़ायदा जो है वो उनको हो रहा है, और शायद वो मैच जीत करके दोबारा से आरसीबी से फाइनल में भिड़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, लेकिन आरसीबी की टीम जो है इस बार मुझे लगता है कि उनको ट्रॉफी लेने से रोकना फिर से मुश्किल होगा, और ये रिपीट होने वाला है पिछले सीज़न का। बाकी अभी 3 टीमें हैं, कुछ मैचेस हैं, आप लोग बताइए कौन सी टीम है जो आगे आ सकती है, आरसीबी को चैलेंज कर सकती है, आरसीबी को हरा सकती है और विनर बन सकती है। कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।